नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की निर्मम बलात्कार और हत्या के मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आज सीबीआई को इसे सौंपने के आदेश दे दिए हैं। आज कोलकाता हाई कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाते हुए संवेदनहीन बताया। कोर्ट ने आदेश दिया कि ये केस कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को सौंपा जाए। कोर्ट ने कड़े सवाल उठाए कि प्रिंसिपल को कैसे इतनी जल्दी दूसरी जगह नियुक्त किया गया। अस्पताल प्रशासन ने खुद क्यों नहीं मामले पर केस दर्ज किया। महिला डॉक्टर की बर्बर हत्या पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर्स की सीबीआई को सौंपने की अहम मांग है और सुरक्षा को लेकर सख्त नियम पर जोर है। और आपको ये भी बता दें कि कोलकाता में जिस तरह से ये मामला हुआ है, इसके खिलाफ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी प्रदर्शन हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ इस प्रदर्शनी में डॉक्टर्स भी शामिल हुए और आरोपी को फांसी की सजा देने तक की मांग की गई। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स की सुरक्षा बेहतर करने की मांग की है। और देश भर में प्रदर्शन को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस केस को हशप करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की और जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और हाई कोर्ट के द्वारा जो सीबीआई की इंक्वायरी मानी गई है, उसके लिए मैं हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। और इस मामले पर आज क्या हुआ, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का मामला है, इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दी है। आज सुनवाई के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट का ये निर्देश आया है कि कल सुबह 10 बजे तक जो तथ्य है, जो एविडेंस है इस मामले में, ये सारे जो एविडेंस है सब कुछ 10 बजे सुबह तक सीबीआई को हैंडओवर करना है केस डायरी के साथ। आज सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो रवैया था उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उनका लैप्स को भी हाईलाइट किया। ऐसा माना जा रहा था कि पहले इस मामले में अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर हुआ था, जिसके वजह से आरोप ये उठे थे कि कहीं क्या यहाँ पे कुछ छुपाने की कोशिश हो रहा है। लेकिन जब पुलिस ने यहाँ पे और स्टेट गवर्नमेंट के लॉयर यहाँ पे सफाई दिया कि जब तक कंप्लेंट फाइल नहीं होता तब तक पुलिस के जो कार्रवाई है वो अननेचुरल डेथ के केस रजिस्टर करके होता है और कंप्लेंट फाइल होने के बाद केस रजिस्टर हो जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि परिवार वालों ने शायद शाम को जाके केस रजिस्टर किया है, उनकी स्थिति ऐसी थी वो शाम को पहुँच पाए। लेकिन अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले में जब अस्पताल के अंदर एक महिला छात्र का शव अस्पताल के सेमिनार रूम में मिले हैं, तो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कंप्लेंट फाइल नहीं किया तुरंत, इस पर सवाल उठाए हैं। और साथ साथ जो प्रिंसिपल थे उस वक्त संदीप घोष, जिसको रिजाइन करने के कुछ ही घंटों बाद फिर से एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, उस पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या ज़रूरत था, क्या इतनी जल्दबाजी थी इनको रीइंस्टेट करने की और क्यों ऐसा किया गया, और उनको लंबे लीव पर, लॉन्ग लीव पर भेजा है कलकत्ता हाई कोर्ट ने, रिलीविंग हिम ऑफ हिज ड्यूटीज। सो ये ज़रूर एक स्थिति बनी है और सीबीआई के पास जांच सौंप दी गई है। आगे बढ़ते, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट चाहे शेयर बाजार खारिज कर चुका हो, लेकिन इसे लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस बेहद आक्रामक हो गई है। पार्टी ने सेबी प्रमुख को हटाने और जेपीसी मांग को लेकर 22 अगस्त को पूरे देश में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पार्टी महासचिवों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक की और इसमें हिंडनबर्ग के मुद्दे पर भी चर्चा की। और इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। 1 साल से हम मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी नए खुलासे आए हैं
उस और भी महत्व रखता है कि जेपीसी का गठन जल्द से जल्द हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जिस पर बातचीत हुई, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना जरूरी है। संविधान के अनुसार जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकारों की नहीं। राज्य सरकारें सर्वेक्षण करते हैं, पर कास्ट सेंसस की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार को दी गई है हमारे संविधान में। और तीसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है, जिस पर काफ़ी लंबी बातचीत हुई, कि जो हमने चुनाव के प्रचार के समय संविधान की सुरक्षा के बारे में हमने जो मुद्दे उठाए थे, संविधान के जो अनेक प्रावधान हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर, उसका पालन करना, प्रावधानों का पालन करना, संविधान को सम्मान देना, उस पर भी लंबी बातचीत हुई। और अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे इन 3 मुद्दों को लेकर, जेपीसी, संविधान का सम्मान और जाति जनगणना, इन 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में एक विशाल पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करेगी। ये साफ बात देख लीजिए कि ये आर्थिक अराजकता फैलाने का लक्ष्य है कि नहीं। और साथ में कौन? मैं कांग्रेस से पुनः ये बात जो कह चुका हूं रिपीट करना चाहता हूं, हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ आप क्यों खड़े रहते हैं? आज से 40 साल पहले यूनियन कार्बाइड के साथ 84 में कांग्रेस खड़ी थी, बोफोर्स के साथ 87 में कांग्रेस खड़ी थी, हॉविट्जर के साथ कांग्रेस खड़ी थी, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कांग्रेस खड़ी थी, हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस खड़ी है, बीबीसी के साथ कांग्रेस खड़ी थी। जॉर्ज सोरस का सुर और कांग्रेस का सुर बिल्कुल एक है। वो भी कहता है मोदी को हटाना है हर कीमत पे, और इनका भी कहना है मोदी को हटाना है। और जितने भी आरोपी विदेश में भ्रष्टाचार के आते हैं वो कांग्रेस के ही प्रथम परिवार से कनेक्टेड क्यों आ जाते हैं? चाहे वो वॉरेन एंडरसन हो, टोबियो कॉर्ट्रोची हो, ग्वाइडो हेस्को हो, क्रिश्चियन मिशेल हो। तो मैं कहना चाहता हूं ये विदेशी कंपनियों से कौन सा याराना है कि भारत के हर आर्थिक संस्थान के ऊपर कांग्रेस का निशाना है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात को लेकर बैठक होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल गृह सचिव के साथ चुनाव आयोग की टीम बैठक करेगी। ये बैठक जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर होगी। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। कल चुनाव आयोग ने काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक बुलाई है। इसमें गृह सचिव अजय भल्ला भी बुलाए गए हैं और गृह मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह मशवरा करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग का एक दल जम्मू कश्मीर के दौरे पर गया था और जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा था कि चाहे कोई बाहरी ताकत हो या कोई अंदरूनी ताकत हो, वो राज्य में चुनावी प्रक्रिया को पटरी से नहीं उतार सकती है। तो कल जो बैठक बुलाई गई है ये इसी सिलसिले में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय की जो भी रिपोर्ट मिलती है सुरक्षा हालात को लेकर, उसके हिसाब से चुनाव आयोग अपना अगला कदम तय करेगा। लेकिन जैसा कि खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग चाहता कि जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव राज्य में करा लिए जाएं। तो इसका यही मतलब है कि जल्दी ही इस बारे में फैसला हो सकता है कि वहाँ पर चुनाव कब हों। अभी ये भी बता दें कि इसके साथ ही हरियाणा का भी दौरा चुनाव आयोग कर चुका है और जल्दी महाराष्ट्र के दौरे पर भी जाएगा। तो इस तरह से एक के बाद एक सभी राज्यों के चुनावी दौरे का मतलब यही है कि राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि 30 सितंबर तक वहां पर चुनाव करा लिए जाने चाहिए। तो कल की जो बैठक है इसका यही मतलब निकाला जा रहा है कि अब जल्द से जल्द राज्य में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम को फरलो मिलने का विरोध किया है। एसजीपीसी चीफ हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि बलात्कारी और हत्यारे का बार बार जेल से बाहर आना दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि बलात्कार के 2 मामलों में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 21 दिन की फरलो मिली है। सुनारिया जेल से पुलिस सुरक्षा में उनकी रिहाई हो गई। फरलो के दौरान राम रहीम को बागपत के बरनावा आश्रम में रखा जाएगा।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥ ਜਿਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਗੇ, 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜ ਫੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। यौन उत्पीड़न मामले में करीब 11 साल से जेल में बंद आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आसाराम को 7 दिनों का पैरोल मंजूर किया है। हालांकि कोर्ट ने 7 दिनों की इस शर्त भी लगाई है। पैरोल अवधि में पुलिस के जवान हमेशा आसाराम के साथ रहेंगे। आसाराम जेल से बाहर निकलेगा लेकिन पुलिस की कस्टडी बनी रहेगी। पुलिस कस्टडी में ही आसाराम उपचार के लिए महाराज जाएंगे। साथ ही इलाज के लिए जाने आने के साथ पुलिस की टीम उनके साथ होगी और खर्च भी अस्पताल को आसाराम को वहन करना होगा। आसाराम राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद है। 15 अगस्त के दिन दिल्ली सरकार की तरफ से कौन झंडा फहराएगा, इस पर फैसला हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री और गृह मंत्री कैलाश गहलोत को स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के लिए नामित किया है। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि उपराज्यपाल दिल्ली के किसी भी मंत्री को नामित कर सकते हैं। एलजी के इस फैसले का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया है। हालांकि इससे पहले कल ही दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आतिशी झंडा फहराएंगे। बहरहाल अब ये साफ हो गया है कि कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। पंद्रह अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी मानव बम के रूप में हमला कर सकते हैं और वीवीआईपी को निशाना बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ताज़ा हमलों के बाद दिल्ली में 15 अगस्त के मौके पर ज़्यादा चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इससे हर खतरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी हमला करने के लिए घात लगाए बैठे हैं। हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी वीवीआईपी को मानव बम के रूप में निशाना बना सकते हैं। लाल किले पर वीवीआईपी और प्रधानमंत्री काफ़ी देर तक खुले में बैठते हैं, इसलिए आतंकी वहां हमले की कोशिश कर सकते हैं। पुलिस ने भी इस खतरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जो भी गेस्ट्स आएंगे वो प्रॉपरली आ सके, यहाँ पे उनका फैसिलिटेशन हो सके, उसके लिए प्रॉपरली लोकल पुलिस चेकिंग फ्रिस्किंग और ट्रैफिक के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ कोई सिक्योरिटी रिस्क ना हो। इतना बड़ा प्रोग्राम है, वीआईपीज़ आते हैं यहाँ पे, इसको किसी भी तरीके से कोई भी सिक्योरिटी रिस्क ना हो, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एलोबरेट इंतज़ाम किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमराज जो रूट होता है लाल किले के अंदर, लाल किले के आसपास, उन सब जगह तो लगते ही आते हैं। हमने इस बार और सीसीटीवी कैमरास बढ़ाए हैं आसपास के इलाकों में, ताकि ना कि सिर्फ लाल किला बट उसके आसपास के इलाकों पे भी हम नज़र रख सकें। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, लश्कर ए तैयबा, टीआरएफ और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की हर तरह से मदद कर रही है और इन संगठनों को हमला करने के लिए उकसा रही है। कठुआ, डोडा, उधमपुर, पुंछ और राजौरी में हाल ही में जैसे हमले हुए हैं। जानकारी मिली है कि वैसे ही हमला करने वाले हथियारबंद आतंकी अभी भी मौजूद हैं। ये लोग वीआईपी पर, भीड़ भाड़ वाली और अहम ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। जैश ए मोहम्मद और लश्कर के लिए दिल्ली हमेशा प्राइम टारगेट रही है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन, ग्लोबल जिहादी ग्रुप, घरेलू आतंकी संगठन, सिख आतंकी ग्रुप, पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठन हमला कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सरकार के फैसलों से नाराज हों। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए लगातार पुंछ और जम्मू में हथियार भेज रहा है। आतंकी अंडरवर्ल्ड के क्राइम सिंडिकेट का इस्तेमाल पैसे और हथियार पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर और दिल्ली की सीमाओं पर
खास चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। ड्रोन से हमले का खतरा बहुत ज़्यादा हमेशा की तरह रहता है, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? ड्रोन्स के लिए भी स्पेसिफिक तैयारी की जा रही है, स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स भी लगाए जा रहे हैं और मैं डिटेल्स तो शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, लेकिन पहले से ज़्यादा एलोबरेट इंतजाम किए जा रहे हैं ड्रोन्स के लिए। आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से इस बार खास तैयारी है। अर्धसैनिक बलों के करीब 40,000 से ज़्यादा जवान तैनात होंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती है। 7 पॉइंट पर एनएसजी कमांडो की तैनाती है और 15 लोकेशन पर उनके स्नाइपर्स तैनात हैं। 8 एयर डिफेंस गन तैनात हैं। लाल किले के आसपास 9 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सड़कों पर पैनी नज़र है। करीब 1000 सीसीटीवी की मदद से सुरक्षा पर पैनी नज़र है। लाल किले के अंदर सीसीटीवी का कंट्रोल रूम है। लाल किले के आसपास बड़ी इमारतों की छतों पर 270 रूफटॉप में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। 15 अगस्त को लाल किले के आसपास पतंग उड़ाने पर सख्त पाबंदी है। अगर कोई पतंग आसमान में नजर आती है तो उसके लिए काइट कैचर तैनात रहेंगे। यानी राजधानी दिल्ली और लाल किले की सुरक्षा के लिहाज से कड़ी घेराबंदी रहेगी। लाल किले के आसपास तमाम जगहों पर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो दिल्ली पुलिस ने कड़े कर दिए हैं। जो डिफेंस के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर जिस तरह से आतंकी खतरा है उसको देखते हुए जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो बेहद कड़े किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन रोहित विश्वकर्मा के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। विनेश फोगाट को ओलंपिक मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर आज फैसला हो जाएगा। हरियाणा के चरखी दादरी में विनेश के घर के बाहर काफ़ी लोग जमा हैं। हमारी सहयोगी साक्षी पुंडीर भी वहां पर मौजूद हैं। साक्षी, वहां क्या हो रहा है, ज़रा बताइए हमें। जी मैम, आज बहुत ही पूरा देश इस फैसले का इंतज़ार कर रहा है। आज ये इसमें फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि विनेश फोगाट को जॉइंट सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं। ये बहुत ही पूरे देश की, मेरे साथ साथ पूरे देश की धड़कनें भरी हुई है। हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर महावीर फोगाट थे। उनको बहुत उम्मीदें हैं इस फैसले से, सीएस के फैसले से। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि हमें गोल्ड मिले नहीं मिला कोई बात नहीं, सिल्वर मिले नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन हम विनेश फोगाट का स्वागत बिल्कुल ओलंपिक चैंपियन की तरह करेंगे। और सबको पता है कि वो गोल्ड की हकदार थी और उन्होंने गोल्ड ही जीता है। आप क्या कैमरा हिला के दिखा सकती हैं वहाँ पे लोगों को, या क्या कहना है उनके माँ पिता का, क्या कह रहे हैं वो? जी मैम, अभी महावीर फोगाट यहाँ पर थे, लेकिन वो यहाँ से थोड़ी देर पहले अभी चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, पूरा मीडिया पर्सन्स का वो तांता लगा हुआ है। सुबह से सब लोग महावीर फोगाट की बाइट लेना चाह रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं। और वो सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं बात कर के, क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई है, तो इस वजह से उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन हम भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानते हैं कि, लेकिन अभी वो हमारे पास दिख नहीं रहे हैं। मैं बहुत माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ के लिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर थे वो। बिल्कुल साक्षी, तो हम देख सकते हैं किस तरह से देश भर की धड़कनें लगी हुई हैं जो खबर आने वाली है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच सबसे बड़ा सवाल उनके टेक्सटाइल बिजनेस को लेकर उठ खड़ा हुआ है। भारत के लिए ये एक मौके के तौर पर भी है, वहीं इससे व्यापारियों को नुकसान भी हो रहा है। एक रिपोर्ट। आक्रोश और विरोध की दीवार कपड़ा उद्योग के रास्ते में आड़े आ रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट का असर भारत के साथ उसके वस्त्र वाले कारोबार पर पड़ रहा है। मसलन भागलपुर में सिल्क कारोबार बांग्लादेश हिंसा की आंच में झुलस रहा है। बांग्लादेश में बहुत बड़ा हिंसा छिड़ा हुआ है और इसको लेके भागलपुर, नाथनगर जितना भी बुनकर का क्षेत्र है, इस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ऐसे तसर जाता था, कटिया जाता था, हम लोग का माल जाता था बहुत, लेकिन अभी सब हिंसा के कारण सब माल रुक गया, पेमेंट रुक गया है। भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ को चिंता है
कि अशांति से कपड़ों की कमी होगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। The entire supply chain will definitely get affected, but it will be again a temporary process for some time. ये 1-1.5 महीने जब तक गवर्नमेंट वहाँ सेटल नहीं हो जाती और इंडिया के रिलेशंस वापस बिल्कुल बैलेंस नहीं हो जाते उनके साथ, जब तक ये हमको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये आएगी। बांग्लादेश की निर्भरता उसके टेक्सटाइल बिजनेस पर सबसे ज्यादा है। कुल जीडीपी का 15% है टेक्सटाइल उद्योग। कुल निर्यात में 80% टेक्सटाइल उद्योग। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक। 4